नमस्कार, मैं सत्येंद्र सर एसएसपी जीएस पॉइंट में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है मूल अधिकार, जो कि भारतीय संविधान से लिया गया है। बात करते हैं मूल अधिकार के इतिहास की। तो मूल अधिकार के इतिहास की अगर हम बात करेंगे तो 1215 ईस्वी में कहाँ पर? ब्रिटेन में। कहाँ पर? ब्रिटेन में। और वहां के सम्राट कौन थे? जॉन ने अपनी जनता को कुछ मूलभूत अधिकार दिए थे, जिसको कि वहां की जनता ने मैग्ना कार्टा कहा। मैग्ना कार्टा क्या कहा? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा को हिंदी में अधिकार पत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिकार पत्र। इसके पश्चात 1689 ईस्वी में वहां पर एक पुनः अधिकार पत्र लाया गया। इसको बोला गया विल ऑफ राइट। क्या बोला गया इसको? विल ऑफ राइट, जिसमें कि 1215 ईस्वी से लेकर 1689 ईस्वी के मध्य तक जितने भी मूल अधिकार वहां के सम्राट ने अपनी जनता को दिया था, उन सब का वर्णन इसमें बिल ऑफ राइट में दिया गया था। अब इसके पश्चात बात करते हैं 1789 ईस्वी की। इसकी 1789 ईस्वी की। 1789 ईस्वी में कहां पर? फ्रांस में। फ्रांस की जनता को वहां के सम्राट ने कुछ अधिकार दिया था, जिसको कि कहा जाता है मानव एवं नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र। ये उस मूल अधिकार का नाम था जो पत्र वहां के राजा ने अपनी जनता को प्रदान किया था। तो उसका नाम क्या था? मानव एवं नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र। और फ्रांस के शासक कौन थे? लुई 16वां जो थे फ्रांस के शासक थे, सम्राट थे। ठीक है। और वहां की जनता जो थी वो जागरूक थी, और इन्हीं मूल अधिकारों के उल्लंघन में लुई 16वें को जो है फांसी की सजा दे दी गई थी। इसकी सजा दे दी गई थी फांसी की। फांसी पर लटका दिया गया था। किसको? लुई 16वें को। इसके पश्चात बात करते हैं 1791 ईस्वी की। कब की? 1791 ईस्वी की। 1791 ईस्वी में कहां पर? अमेरिका में। कहां पर? अमेरिका में अमेरिका के संविधान में उस समय मूल अधिकार नहीं दिया गया था। तो मूल अधिकार जोड़ने के लिए 1791 ईस्वी में अमेरिका के संविधान में संशोधन होता है, और उसमें बिल ऑफ राइट को जोड़ दिया जाता है। बिल ऑफ राइट को उसमें जोड़ दिया जाता है, और इस तरीके से अमेरिका के संविधान में इसकी मूल अधिकार की एंट्री होती है। ठीक। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि भारत के इतिहास में, या जब भारत पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था, उस समय मूल अधिकारों की मांग किस प्रकार से और कब कब की गई थी। जब यहाँ पर बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक पर, तो सबसे पहले बात करते हैं एक विधेयक लाया गया था 1895 ईस्वी में। कब? 1895 ईस्वी में। 1895 ईस्वी में एक संविधान विधेयक लाया गया था। संविधान विधेयक, जिसके माध्यम से पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट से मूल अधिकारों की मांग की गई थी। इसके पश्चात बात करते हैं तो 1917 ईस्वी से लेकर 1919 ईस्वी के मध्य में भारत में जो भारत का प्रतिनिधित्व उस टाइम पे कर रही थी, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।
ये भारत का प्रतिनिधित्व उस समय कर रही थी। तो इसने मूल अधिकारों की मांग 1917 ईस्वी से लेकर 1919 ईस्वी के मध्य में की थी। और परिणाम इसका क्या हुआ, 1917 ईस्वी में एक भारत के सचिव थे, उनका नाम था लॉर्ड मॉन्टेगू। क्या नाम था? लॉर्ड मॉन्टेगू। उन्होंने ब्रिटिश की कॉमन सभा में एक घोषणा पढ़ी थी, घोषणा, ठीक है, जिसको कि मॉन्टेगू घोषणा कहा जाता है। मॉन्टेगू घोषणा पत्र, इसको कि मॉन्टेगू घोषणा पत्र कहा जाता है। और इसमें उन्होंने कहा था कि अधिक से अधिक भारतीयों को शासन के प्रत्येक स्तर पर, अधिक से अधिक भारतीयों को शासन के प्रत्येक स्तर पर अधिकार दिया जाए, ताकि वो भारत के दिशा के बारे में सोच सके। इसके पश्चात, इसी घोषणा पत्र को जो भारत के उदारवादी विचारधारा के थे, कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, उन्होंने कहा कि यह भारत का मैग्ना कार्टा है। अगर पूछा जाता है कि मॉन्टेगू घोषणा पत्र या किसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया उदारवादियों के द्वारा, तो कहा जाएगा मॉन्टेगू घोषणा पत्र को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है उदारवादियों के द्वारा। अब हम बात करते हैं, जब मॉन्टेगू भारत आया तो भारत के गवर्नर जनरल उस टाइम पे थे चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड से वो मिलता है और मिलने के पश्चात, ध्यान रखिएगा, मॉन्टेगू कौन था? सचिव था भारत का, ध्यान रखिएगा, कौन था? सचिव था भारत का मॉन्टेगू। उनसे विचार विमर्श करते हैं और इसके पश्चात भारत शासन अधिनियम 1919 लाया गया। इसी मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड योजना के ऊपर बना, जो भारत शासन अधिनियम 1919 बना था, इसी पर, ठीक है। अब इसके पश्चात अगर हम बात करें कि भारत में इसके पश्चात किसने मूल अधिकारों की मांग की थी, बात आती है सबसे पहले इसके पश्चात, आपने एनी बेसेंट का नाम सुना होगा। एनी बेसेंट ने अपने एक पार्टी की स्थापना की थी जिसका नाम था होम रूल लीग। होम रूल लीग में एक कॉमनवेल्थ इंडिया नामक बिल लाया गया था। किसने लाया था? एनी बेसेंट ने, ठीक है। तो होम रूल लीग के माध्यम से उन्होंने क्या किया था? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से मूल अधिकारों की मांग की गई। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। इसके पश्चात एक कमीशन का गठन किया गया था, इसको बोलते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? जो ये भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919 था, इसकी समीक्षा के लिए गठित किया गया था। कब गठित किया गया था? 8 नवंबर 1927 ईस्वी को। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन गठन किया गया और इस साइमन कमीशन के 7 सदस्य सातों क्या थे? अंग्रेज थे, ठीक। उधर कमीशन गठन किया गया और इधर 1927 ईस्वी में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कहां पर? मद्रास में, जिसके की अध्यक्ष एम एन अंसारी बनाए जाते हैं। इसके अध्यक्ष, इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन थे? एम एन अंसारी। और एम एन अंसारी ने वहां पर मूल अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव को रखा था, लेकिन पास नहीं हुआ था। इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो साइमन कमीशन का इसी अधिवेशन में विरोध किया गया था कि हम साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। वो अधिवेशन कौन था? मद्रास अधिवेशन, जो कि 1927 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और इस विरोध को देखते हुए देख रहे थे, एक भारत के सचिव थे एल बी हेड, लॉर्ड बर्केनहेड इनको बोला जाता है, लॉर्ड बर्केनहेड।
इन्होंने भारतीयों को देखा कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य जो हैं ये हमारा विरोध कर रहे हैं, जो भी कानून लाते हैं ये उसका पहले विरोध करना शुरू करते हैं। ठीक है, इन्होंने चुनौती दी भारतीयों को कि आप कोई संवैधानिक मसौदा एक तैयार करके हमें दे दीजिए, हम उसी के हिसाब से आपका संविधान बना देंगे या आपके मूल अधिकारों को दे दिया जाएगा उसी के हिसाब से। तो भारतीयों ने या जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी उस टाइम पे उसने इसको स्वीकार कर लिया था। इसके मतलब इसको ये जो इन्होंने चैलेंज किया था भारतीयों को कि आप कोई मसौदा तैयार करेंगे। ठीक है, किसने? एलबी कौन थे? भारत के सचिव थे उस समय। ठीक है, और इसके पश्चात साइमन कमीशन अभी तो गठित हुआ था, कहां पे? इंग्लैंड में। तो वहां से जब आया ये 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, उसके पश्चात इसका बहुत सारा विरोध किया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने एक समिति का गठन किया। किसका किया? समिति का। उसका नाम था नेहरू समिति। जब नेहरू समिति का गठन किया गया तो यह अध्यक्ष सहित 11 सदस्य थे। अध्यक्ष को छोड़ लिया जाए इसमें 10 सदस्य थे। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? पंडित मोती लाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे नेहरू समिति के, और इसके सचिव जो थे वो इन्हीं के पुत्र पंडित जवाहर लाल नेहरू थे। ये कौन थे? सचिव थे। किसके? ये जो नेहरू समिति बनाई गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी के द्वारा। ठीक है, इसके पश्चात इसने एक मसौदा तैयार किया जिसे कि नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है और इस नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मूल अधिकारों की मांग की गई थी। तो ये बात कब की है? 1928 में नेहरू समिति का गठन किया गया। ठीक, इसके पश्चात अगर हम बात करें 1928 ईस्वी के पश्चात, इसी के बाद फिर नेहरू ने, जिन्ना ने भी अपना एक प्रस्ताव लाया था। ठीक है, 14 सूत्री मांग की थी उन्होंने, और गांधी जी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन पार्टिसिपेट तो नहीं किया था, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था। तो वहां पर उन्होंने उसमें भी कहा था कि मूल अधिकार हमें मिलना चाहिए। अब बात करते हैं इतनी मांग के पश्चात 1931 ईस्वी में 1931 ईस्वी में एक 1931 ईस्वी में 1931 ईस्वी में ही एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कहां पर? कराची में। ठीक है, और यहाँ पर कराची अधिवेशन के जो अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल को कराची अधिवेशन का क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। इनकी अध्यक्षता में भी मूल अधिकारों की मांग की गई। इसके पश्चात 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम लाया गया। कब? 1935 ईस्वी में। लेकिन जो ये अधिनियम लाया गया इसमें भी मूल अधिकारों को नहीं रखा गया। ठीक है, क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि ये चाहते थे, क्योंकि जो ब्रिटेन है वहां पर लिखित संविधान नहीं था, और लिखित संविधान में ये भारत में जब रखना चाहते थे तो इसमें मूल अधिकार को इसलिए नहीं रखा गया, ये अलिखित है वहां का संविधान, तो इसके लिए वो पहले प्रयोग करना चाहते थे कि पहले भारत में कुछ मूल अधिकार को दिया जाए, इसका प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए इसमें नहीं रखा गया था। और संसदीय समिति ने जो है मूल अधिकार की मांग को नकार दिया था। उसके बाद भारत सरकार ने 1935 लाया गया। इसके पश्चात बात करते हैं, जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो उसके ठीक पहले तेज बहादुर सप्रू ने मूल अधिकारों से संबंधित बात को इसमें रखने का प्रयास किया था और कहा था कि संविधान में एक मूल अधिकार को रखा जाए। और इसके पश्चात
एक परामर्श समिति का गठन किया गया। परामर्श समिति किसके लिए? मूल अधिकार के परामर्श के लिए, कि संविधान में जो मूल अधिकार हो वो उस पर परामर्श कौन देगा, उसके लिए एक समिति बनाई गई थी, परामर्श समिति जिसको कहा गया। और इस परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल इसके क्या थे? अध्यक्ष बनाए गए। और साथ ही साथ में एक और उप समिति भी बनाई गई थी। उप समिति भी बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष कृपलानी थे, जेबी कृपलानी जिनको कहा जाता है, आचार्य जेबी कृपलानी इस उप समिति के अध्यक्ष थे। इनको भी मूल अधिकार से संबंधित सुझाव को देना था उसमें। इसके पश्चात अगर हम बात करें कि जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब ये पूरा लागू हो गया, तो इसमें जो है 7 प्रकार के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया था। और ये मूल अधिकार जो थे वो लिए गए थे कहां से? अमेरिका के संविधान से। कहां के? अमेरिका के संविधान से ये मूल अधिकार लिए गए थे और अपने संविधान में रखा गया था। और संविधान के किस भाग में? भाग 3। और भाग 3 में कितने अनुच्छेद के मध्य में? 12 से लेकर 35 के मध्य में ये मूल अधिकारों से संबंधित उसमें जो उद्देश्य जो लिखा गया था 12 से 35 के मध्य में स्थित था। ठीक है। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो कितने प्रकार के इसमें मूल अधिकार दिए गए थे? 7 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए थे, जिनमें से आपका पहला मूल अधिकार था समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। दूसरा था आपका स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके पश्चात आपका चौथा था, नेक्स्ट पॉइंट था धर्म से संबंधित अधिकार। इसके पश्चात आपका था शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित अधिकार। इसके पश्चात आता है आपका संपत्ति का अधिकार। और इसके पश्चात आता है संवैधानिक धार्मिक उपचार। ठीक है। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 और 7 यही 7 मूल अधिकार दिए गए। इसके पश्चात बात करें हम तो एक संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी। 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया था। इस संविधान संशोधन के तहत आपका जो संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 इसको हटा दिया गया। साथ ही साथ में एक स्वतंत्रता का अधिकार जो था इसमें था एक 19(1)(4। तो इस संपत्ति के अधिकार को भी हटा दिया गया था। तो दोनों संपत्ति के अधिकार से संबंधित थे। संपत्ति का अधिकार ये अनुच्छेद 31 और 19(4)। तो इन सबको क्या किया गया? हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं कि इन संविधान जो ये था, ये जो आपके मूल अधिकार है, ये किसके किसके मध्य में स्थित था। तो बात करते हैं ये अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के मध्य में स्थित था। क्या? समानता का। ठीक है। फिर अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 के मध्य में आपका स्वतंत्रता का अधिकार था। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 के मध्य में आपका था शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके पश्चात अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 के मध्य में आपका धर्म से संबंधित अधिकार था। शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में, और 31 हमने ये बताया ही
और उसके बाद अनुच्छेद 32 जो था संवैधानिक उपचार। ठीक, इतनी बात समझ में आई हो तो हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं उस टाइम पे 7 मूल अधिकार दिए गए थे और एक हटा दिया गया। अब कितने हैं वर्तमान में? सिर्फ 6 ही मूल अधिकार हैं। अब इन 6 मूल अधिकारों में से हम एक एक को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले इसमें से ये देख लेते हैं वो कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, तथा वे कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो कि भारतीय नागरिकों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी प्रदान किए गए हैं। या ये भी कह सकते हैं और इसमें जोड़कर कि वो कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो कि नकारात्मक और सकारात्मक हैं, या ये भी कह सकते हैं वो कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो व्यक्ति के विरुद्ध दिए गए हैं। तो सबसे पहले मूल अधिकारों की प्रकृति की बात कर लेते हैं कि मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है। तो मूल अधिकारों की प्रकृति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की है। मूल अधिकार की प्रकृति सकारात्मक और नकारात्मक प्रकार की है। वो कौन कौन से मूल अधिकार के अनुच्छेद हैं जो कि सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं? तो होते हैं अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। अर्थात स्वतंत्रता का अधिकार और धर्म से संबंधित अधिकार। 25 से 28 अभी हमने बताया था, इसमें धर्म से संबंधित अधिकारों को दिया गया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार और धर्म से संबंधित अधिकार ये जो है आपके सकारात्मक मूल अधिकार है। किस प्रकार के हैं? सकारात्मक मूल अधिकार। अब बात कर लेते हैं वो कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो कि नकारात्मक हैं। तो नकारात्मक मूल अधिकार हैं आपके अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21। ये इतने मूल अधिकार हैं जो कि नकारात्मक प्रकृति के हैं। किस प्रकार के हैं? नकारात्मक प्रकृति के हैं। ठीक है, अब इसके पश्चात अगर हम बात करें कि नेक्स्ट पॉइंट में वो कौन से मूल अधिकार हैं जो व्यक्ति के विरुद्ध दिए गए हैं। वो कौन से मूल अधिकार हैं जो कि व्यक्ति के विरुद्ध हैं, व्यक्ति के विरुद्ध हैं। वो मूल अधिकार है आपके 15(2), उसके बाद है 17, उसके बाद है 23, उसके बाद है 24। यह ऐसे मूल अधिकार हैं जो व्यक्ति के विरुद्ध हैं, अर्थात व्यक्तियों को रोकते हैं किसी अन्य व्यक्ति के मूल अधिकार के उल्लंघन। ठीक है, बात समझ आई नहीं? कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार ना करे जिससे कि दूसरे व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन। ठीक है, तो ये कौन से थे? आप व्यक्ति के विरुद्ध मूल अधिकार। अब इसके पश्चात अगर हम बात करें वो कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो कि सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, भारतीय नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार। वो कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? उसकी बात करेंगे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये इतने मूल अधिकार हैं जो कि सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक, ये मूल अधिकार जो है किसी विदेशी व्यक्ति या अन्य व्यक्ति को प्राप्त नहीं है, जो सिर्फ भारत के नागरिक हैं उन्हीं को ये मूल अधिकार प्रदान किया गया है। कौन कौन से? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। तो ये बात रही किसकी? कि मूल अधिकारों की। तो मूल अधिकारों से संबंधित बातों को इसमें हमने दिया। ठीक, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।